हाँ जी, मैं डी स्टूडेंट्स तो स्वागत है आपका फिर से आरएन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कल हमने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था, मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कौन सी चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हम स्टार्ट करेंगे। और कुछ अजम्पशन भी बताए थे कि सर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंसिडर करते हैं। जो सॉल्यूट होता है नॉन वोलेटाइल होता है। सॉल्यूशन हमारा कैसा रहेगा सर? सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट रहेगा। थर्ड पॉइंट दैट इज कि जो सॉल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, मतलब ना सॉल्यूट डिसोसिएशन में जाएगा ना सॉल्यूट एसोसिएशन में जाएगा। ठीक है सर। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है दैट इज रिलेटिव lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. In vapor pressure. So, relative lowering in vapor pressure. शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं बेटा RLVP। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, तो यहाँ पे आपके पास प्योर लिक्विड ए है। सो आपके पास है लिक्विड ए और यहाँ पर सर लिक्विड ए आपने इस तरीके से कंटेनर में ले लिया और यहाँ पर आपने लिड क्लोज कर दी। ठीक है। अब एट अ गिवन टेम्परेचर लिक्विड ए के क्या फॉर्म होएगा सर? वेपर्स फॉर्म होएंगे और यहाँ पर लिक्विड ए के वेपर्स है। सो ये वेपर फेज है हमारा और ये आ गया आपका लिक्विड फेज। वेपर फेज में आपके पास वेपर्स भी किसके हो गए? सिर्फ ए के। सो जब हम प्योर लिक्विड के बारे में बात करते हैं तो जो वेपर प्रेशर होएगा वो पी नॉट ए के बराबर होएगा और थ्रू आउट आपका ए की लिक्विड है तो उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा ए का इन लिक्विड स्टेट वो होगा कितना? 1। ठीक है बेटा। अब आपने इसमें क्या ऐड किया? आपने इसमें ऐड कर दिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी, है ना। तो यहाँ पे आपके पास सब्सटेंस बी है विच इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल और ये नॉन वोलेटाइल है तो मतलब इसके जो वेपर प्रेशर की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? 0। ठीक है सर। बट जो मोल फ्रैक्शन रहेगा बी का वो थ्रू आउट बी है तो वो कितना आ जाएगा? 1। अब आपने इसको इस कंटेनर में ऐड कर दिया तो होगा क्या आपके पास? सो यहाँ पर सर आपके पास दिस इज योर लिक्विड बी, सॉरी लिक्विड ए और हमने ये कंटेनर क्लोज रखा था। अब इसमें क्या मिक्स कर दिया था हमने? बी। बी ऐड होने से क्या होगा? जो बी के पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे? थ्रू आउट द सॉल्यूशन डिसॉल्व हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे क्योंकि सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है और सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म सर। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सर तो जो ये बी है तो यहाँ पर हमारे पास जो बना ये बन गया सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में हमारे पास प्रेजेंट है A प्लस बी, लिक्विड A प्लस लिक्विड B। लेकिन जो वेपर फेज में है बिकॉज B इज अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस तो B के जो पार्टिकल्स है सॉल्यूशन में वो तो वेपर फेज में जाएंगे नहीं और ऊपर से जो वेपर फेज में लिक्विड ए के मॉलिक्यूल जा रहे थे उनको भी जाने नहीं देंगे। होता है ना, दो दोस्त एक पढ़ने में अच्छा है एक खेलने में अच्छा, तो बोलेगा खेल जो शरारती होता है बोलता है चला जा भाई क्या पढ़ेगा, थोड़ा घूम के आते हैं। तो खुद तो पढ़ेंगे नहीं, दूसरों को भी पढ़ने नहीं देंगे। सो क्या होता है यहाँ पे आपका जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल है वो खुद तो वेपर फेज में जाएगा नहीं, साथ में लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स को भी वेपर फेज में जाने नहीं देगा। बट वो क्या करे, एक आध मॉलिक्यूल तो फिर भी पहुंच ही जाएगा। सो जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी को ऐड किया लिक्विड ए में तो जो वेपर में जाने की टेंडेंसी थी लिक्विड ए की वो क्या होगी? कम। क्यों कम होगी सर? बिकॉज जो बी पार्टिकल्स है वो खुद वेपर फेज में जा नहीं रहे तो वो लिक्विड ए को भी, जो उनकी विसिनिटी में लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको भी वो वेपर फेज में जाने नहीं देंगे। इस वजह से नंबर ऑफ वेपर्स इन वेपर फेज क्या हो जाएगा? डिक्रीज।
और नंबर ऑफ वेपर्स इन वेपर फेज डिक्रीज हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज। सो अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो आप बोलोगे सर वो तो सिर्फ ए के वेपर्स की वजह से, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। बी की वजह से क्यों नहीं है? क्योंकि बी के वेपर्स तो प्रेजेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपका किसके बराबर आ जाएगा? पी नॉट ए। और क्योंकि मोल जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें ए के अलावा बी भी है, इसलिए हमने यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखा। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए। और हमें ये पता है कि सारी गलती किसकी वजह से? बी की वजह से। बी नहीं था, ए मस्त वेपर फेज में जा रहा था। बी के आते ही लिक्विड ए के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम हो गई। अब इस वजह से होगा क्या बेटा? तो जिसकी वजह से गलती हुई है उसी को ही आप पकड़ो। तो एक्स ए को सब्स्टिट्यूट हम किससे कर देंगे? एक्स ए को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम 1 माइनस एक्स बी से। ठीक है, अब इधर देखिए, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके बराबर है सर? पी नॉट ए एक्स ए प्लस यहाँ पे सॉरी, अब पी नॉट ए एक्स ए को हटाओ क्योंकि एक्स ए की तो गलती है ही नहीं, सारी गलती बी की है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से रिलेट करेंगे हम इसको। तो एक्स ए को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस क्या आ जाएगा बताइए बेटा? पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स बी। ठीक है सर, अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो यहाँ पे अगर आप देख ऑब्जर्व करें तो आप बोल सकते हो पी नॉट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, और ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जब प्योर लिक्विड ए है उसके केस में नंबर ऑफ वेपर ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं, ज्यादा वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी नॉट ए से कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के केस में जो वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं वो कम फॉर्म हो रहे हैं रिलेटिव टू लिक्विड ए, तो जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है सर, तो यहाँ पे आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, और ये वैल्यू आपकी किसके बराबर आ जाएगी? एक्स बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी विच इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है सर, तो इसको आप नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो क्या आया? पी नॉट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सो यहाँ पर पी नॉट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है सर, और वहीं पर जब हम इस पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन को डिवाइड कर देते हैं पी नॉट ए से, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है सर, तो कहने का मतलब यहाँ पे है जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है RLVP, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो अगर आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, जैसे क्वेश्चन में गिवन होता है कि इफ द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर अ लिक्विड सॉल्यूशन इज 0.3 देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की, वही वैल्यू होती है जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है। ठीक है सर, अब इसको थोड़ा और चाहे तो हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे आएगा पी नॉट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा सर आपके पास? पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। ठीक है सर, सो यहाँ पे हमारे पास केस 1 आता है। ठीक है, क्या आता है सर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आर मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ऐसा भी लिख सकते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऐसा मेंशन लिखना।
स्टेटमेंट में क्या लिखा, और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फिर पी नॉट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, और एक्सप्रेशन आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसे में आप Na प्लस एनबी को Na लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा Nb डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बताओ बेटा, Na, ठीक है। और आप Nb को लिख सकते हो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू गिवन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। सो ये इस टाइप से आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है सर। और इसको फर्दर मोलैलिटी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी नोट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नोट ए क्या है, प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर, वेपर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नोट ए इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है सर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे सर, 1000, ठीक है सर। तो यहाँ पर आपके पास मोलैलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इधर से आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा पी नोट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा सर, पी नोट ए इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय 1000। तो इधर आपका 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो काइंडली नोट कर लीजिए पॉज करके सब कुछ और लिखिए इसका। हाँ जी बेटा, तो केस 1 में जैसे आपने देखा, अब हम केस 2 रिज्यूम करते हैं। केस 2, ठीक है। सो अभी हमने देखा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है पी नॉट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। ये तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। अब ऐसा करो, दोनों तरफ आप ऐसा कीजिए -1 कर दीजिए, ठीक है सर। सो या फिर आप इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लीजिए, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, Na प्लस Nb डिवाइडेड बाय Nb इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो एक एक के नीचे ले जाइए, तो यहाँ आ जाएगा Na प्लस Nb प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है सर। सो यहाँ पे आ जाएगा Na बाय Nb इज इक्वल टू पी नॉट ए बाय पी नॉट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन -1, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा Na बाय Nb इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है सर। और आपके पास फिर एक्सप्रेशन ये आ जाएगा पी नॉट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू Nb बाय Na। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट।
आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के कैलकुलेशन के लिए आप इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप यूज लिख लीजिए। सो यहाँ पे हमने कितने फॉर्मूले कर लिए इसके रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर के। एक तो यही अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, दूसरा जो एक जनरल था पी नोट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नोट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है सर, और इसी के साथ फॉर इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में हमने क्या कैलकुलेट किया, पी नोट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नोट ए इज इक्वल टू किसके बराबर, एन बी बाय एन ए, जिसको फर्दर सॉल्व करके हमने मोलैलिटी का भी एक्सप्रेशन निकाला, मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। तो अगर मेरे को मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है तो मैं इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन योर सीबीएसई बोर्ड, जे में, नीट में भी काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने खत्म, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे खत्म किया RLVP। तो RLVP का मतलब है कि जब आप किसी भी प्योर लिक्विड में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो उसका वेपर प्रेशर कितनी अमाउंट से डिक्रीज हुआ विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल अमाउंट, विद रिस्पेक्ट टू इट्स वैल्यू ऑफ इनिशियल वेपर प्रेशर दैट इज पी नॉट ए, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। और कितने अमाउंट से वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, दैट इज लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, सो नोट कर लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीवी। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है सर, पहली बात तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, दोबारा से कर लेते हैं कि पहली बात तो सर बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। सो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इट इज द टेम्परेचर, it is the temperature at which, it is the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to the external pressure, is equal to the एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है बेटा, तो वो टेम्परेचर जहां पे जो वेपर प्रेशर लिक्विड है किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, उस पॉइंट पे हमारा जो लिक्विड है वो बॉईल करने लगता है और उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फिर अगर आपके पास वो एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, इफ एक्सटर्नल प्रेशर is 1 atm, then it is known as नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो उसको आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एक क्वेश्चन जो हमारे पास कई बार हमसे पूछा जा सकता है कि सर जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ओपन कंटेनर में जो आपका फूड, अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो ओपन कंटेनर में वो आप अगर कुक करोगे वो थोड़ा कच्चा रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप कुकिंग करते हो किसी भी फूड को कुक करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है,
वो जनरली अबव, जब वो बॉईल करता है वाटर तब उसे वो हीट मिलती है। अब जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो हाई एल्टीट्यूड पे जाने से क्या होता है बेटा कि आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होएगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होएगा तो वेपर प्रेशर को रीच करने में कम टेम्परेचर लगेगा। और जितना टेम्परेचर फूड को कुकिंग के लिए चाहिए कि भाई एक फूड आपका जो आप जो प्रिपेयर कर रहे हो फूड वो कुक कर जाए, वो एक बॉइलिंग पॉइंट पे ही आपके वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे जाके लेट्स सपोज कुक होता है, तो अगर उतना टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो फूड प्रॉपर्ली कुक नहीं होएगा, क्योंकि उतनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट नहीं मिल रही है एट हाई एल्टीट्यूड। क्यों? एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया। लेकिन वहीं पे अगर आप कुकिंग करते हो इन कुकर, कुकर क्या है? क्लोज कंटेनर। अब सर क्लोज कंटेनर में तो आपकी वॉल्यूम क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, ठीक है। तो जो क्लोज कंटेनर होता है सर, तो क्लोज कंटेनर के केस में क्या होता है कि आपका जैसे कुकर हो गया, तो कुकर में क्या होता है, एक क्लोज कंटेनर है और उसमें आपके पास क्या होता है सर, ऊपर से होता है डेड वेट। वो सीटी होती है ना जो ऐसे ऊपर होती है, वो डेड वेट होता है। उस डेड वेट की वजह से कुकर में प्रेशर आप जनरेट कराते हो उस वेट की वजह से, है ना। तो आपको कैसे जैसे घर पे आप जैसे आलू उबालते हो सर, उबल गया आलू कैसे पता लगता है? सीटी लगती है ना, सीटी मतलब डेड वेट ऊपर उठ रहा है। तो एक क्लोज कंटेनर में आपका जो प्रेशर होता है वो आप फिक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट हो जाता है चाहे आप किसी भी हाई एल्टीट्यूड पे हो। लेकिन ओपन कंटेनर में जो प्रेशर होता है एक्सटर्नल प्रेशर, वो डिसाइड करेगा आपका एक्सटर्नल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। लेकिन एक क्लोज कंटेनर में एक्सटर्नल प्रेशर डिसाइड नहीं करता, ठीक है सर। एक्सटर्नल जो प्रेशर रहता है वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज द उस जो प्रेशर किसकी वजह से क्रिएट होता है? डेड वेट की वजह से। क्लियर है बेटा? सो जब भी आप बॉइलिंग करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। सो ये याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर को रीच करने का काम है वेपर प्रेशर को, तो वेपर प्रेशर को ज्यादा टेम्परेचर लगेगा एक्सटर्नल प्रेशर तक जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन अगर आपका वेपर प्रेशर पहले ज्यादा है किसी कंपाउंड का, ठीक है, आपने एक लिक्विड सॉल्यूशन लिया या एक लिक्विड लिया जिसका वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर को रीच करने में कम टेम्परेचर लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है सर। तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है बेटा। अब तो यहाँ से हमें पता लग गया कि सर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या बोल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। वेपर प्रेशर अगर कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या हो रहा है सर, यहाँ पर जो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो प्योर लिक्विड में नहीं, लिक्विड सॉल्यूशन में हमने डिस्कस करना है, ठीक है सर। सो पहले हम ये मानते हैं कि आपके पास ये प्योर लिक्विड है सर, ठीक है, और इस प्योर लिक्विड का आपने वेपर प्रेशर क्या लिया था सर? P0A, ठीक है। तो प्योर लिक्विड है, इस प्योर लिक्विड का जो वेपर्स बन रहे हैं उनकी वजह से जो वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड का दैट इज है P0A, ठीक है सर। और इस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है यहाँ पे T0B, क्लियर है सर। अब क्या होगा, आपने इसमें ऐड कर दिया है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। क्या ऐड कर दिया? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, मतलब जो वेपर फॉर्मेशन नहीं करेगा और जो खुद वेपर में नहीं जाएगा वो साथ वाले लिक्विड को भी इजीली वेपर में जाने नहीं देगा। सो यहाँ पर अब आपके पास क्या है सर, लिक्विड है, ठीक है सर, और ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये लिक्विड में अब क्या मिक्स कर चुके हो आप? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब जो ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है ये मिक्स हो, आपने मिक्स कर दिया है इनटू द सॉल्वेंट A। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट खुद तो वेपर फेज में जाएगा नहीं,
लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स को भी वेपर फेज में जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ वेपर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अभी हम करके आए हैं RLVP में जो वेपर प्रेशर हो जाएगा, अब यहाँ पे P नॉट नहीं, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होएगा। और जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा ये P नॉट ए से क्या रहेगा, कम हो जाएगा। तो अब जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो क्या आएगा बेटा, अभी मैंने आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन वेपर प्रेशर। अगर यहाँ पे P नॉट ए वेपर प्रेशर था, बॉइलिंग पॉइंट था T नॉट बी। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो चेंज हो जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा, ठीक है सर, अब जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा आपके पास वो भी क्या आ जाएगा सर, TB, ठीक है सर। और जो ये बॉइलिंग पॉइंट होएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या कर गया, डिक्रीज, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो जो ये TB होगा इट इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, T नॉट B, प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा। सो जो ये डिफरेंस आएगा डेल्टा TB, difference between the boiling point of solution and the boiling point of pure liquid is known as elevation in boiling point। क्या बोलेंगे सर इसको, elevation in boiling point, ठीक है सर। और डेल्टा TB is equal to, अब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है सर, किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर आपका क्या कर गया सर, डिक्रीज कर गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज, ठीक है सर। तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो P नॉट ए P सोल्यूशन का जितना ज्यादा वेपर प्रेशर और सोल्यूशन डिक्रीज होएगा, डेल्टा TB की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है जितना ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जितना ज्यादा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा, उतना ही ज्यादा। एंड हमने अभी देखा जो ये डिफरेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। सर कहाँ से लिख रहे हो ये एक्सप्रेशन, सर थोड़ी देर पहले ही तो कराया, P नॉट ए माइनस P सोल्यूशन बाय P नॉट A, it is equal to molality into molar mass of solvent divided by 1000। अब इधर देखो ये मोलर मास कांस्टेंट, 1000 कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा सर आपका, मोलैलिटी। सो यहाँ पे ये आ जाएगा P नॉट A माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और P नॉट A भी कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है सर। सो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to molality। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या Kb, ठीक है सर। और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का, ठीक है। अच्छा यहाँ पर डेल्टा TB की यूनिट आपकी, क्योंकि जो चेंज होता है चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो सेम ही रहेगा, ठीक है सर। और इधर आपके पास क्या आ गई, दिस इज मोलैलिटी, मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर kg। सो इस हिसाब से जो आपके पास Kb की यूनिट आएगी, ठीक है सर, तो Kb की यूनिट आ जाएगी SI यूनिट फॉर्म में केल्विन kg पर मोल, ठीक है। सो मैं यूनिट्स को अलग से लिख देता हूँ, बहुत ज्यादा ही खोजपूर्ण हो जाए। सो डेल्टा TB इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, Kb आपका कांस्टेंट है, M क्या आ जाएगा, मोलैलिटी, ठीक है सर। और डेल्टा TB की आपके पास यूनिट आएगी केल्विन में भी, वैसे ऐसा यूनिट तो केल्विन में है, बट अगर डिग्री सेल्सियस में जो चेंज होता है चाहे केल्विन में हो डिग्री सेल्सियस में, चेंज की वैल्यू इक्वल रहती है। Kb की जो SI यूनिट आएगी वो आएगी केल्विन kg पर मोल, और मोलैलिटी की जो यूनिट आएगी बेटा, मोलैलिटी की यूनिट क्या आती है, मोल पर kg। सो ये मोलैलिटी की यूनिट आ जाती है। सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए और थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं इस फॉर्मूले को इन द फॉर्म कि मोलर मास और मास ऑफ सॉल्यूट पता है, ठीक है बेटा। सो यहाँ पर हमारे पास
एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा टी वी इजिकल टू के वी इंटू मोलैलिटी। तो सो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी वी के वी, ठीक है, और मोलैलिटी। तो यहाँ पर मोलैलिटी को आप लिख सकते हो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। सो ऐसा भी आपके पास एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो। हमें कई बार एक डिफाइन करने को आ जाता है कि सर केबी को डिफाइन कीजिए, तो केबी को हम बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट, या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे सर? इट इज डिफाइंड एज जब भी आपने किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करना है ना बेटा, तो उसके साथ वाली टर्म को क्या बना दो? 1। तो इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन में जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, डेट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको आप क्या बोलते हो? Kb या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। सो Kb इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है उसको आप क्या बोलते हो? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। यूनिट मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दी है। अब एक ग्राफ भी आता है बेटा, ठीक है। तो ग्राफ अगर हम बनाते हैं बिटवीन प्रेशर, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है सर। तो ग्राफ हम यहाँ पे अगर बनाते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। सो वेपर प्रेशर यहाँ पे एक पॉइंट आता है 1 atm, ठीक है सर, 1 atm। सो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया 1 atm, और ये प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेपर प्रेशर को, ठीक है सर। सो या प्रेशर को ही हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे y एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेशर को, ठीक है बेटा, और टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x एक्सिस पे, प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं y एक्सिस पे, ठीक है। अब 1 atm पे आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर जिस पॉइंट पे आपकी जो कर्व है वो 1 atm को क्रॉस करेगी, डेट इज योर बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे आपकी जो कर्व है, किसके कर्व? सॉल्यूशन सॉल्वेंट, जैसे प्योर सॉल्वेंट था आपके पास, तो सॉल्वेंट की कर्व जिस पॉइंट पे 1 atm को क्रॉस करेगी उस पॉइंट को आप बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है सर। लेकिन जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या बनेगा? सॉल्यूशन। तो अब वही कर्व, अब जो सॉल्यूशन है, अब वो 1 atm की कर्व को थोड़े हाई टेम्परेचर पे जाकर कट करेगी और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टीबी से। सो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको आप बोलते हो डेल्टा टीबी, एंड डेल्टा टीबी इज इक्वल टू किसके बराबर आता है सर? टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, और दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा, क्लियर है। और एक और पॉइंट, जो केबी होता है, जो लिख देता हूं, जो केबी होता है ये डिपेंड करता है ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। तो जो केबी है वो डिपेंड करता है बेटा आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है।
सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट पे कि Kv डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, इसको लिख लीजिए। आई होप आपने राइट वाली साइड लिख ली होगी, नहीं लिखी तो आप पॉज करके एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। चलिए, सो नेक्स्ट यहाँ पे होता है हमारे पास टॉपिक सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने कंप्लीट की, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से जो किसी भी प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज होएगा टेम्परेचर, दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज एलिवेशन इन टेम्परेचर इन, और उस कौन सा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड दैट इज नोन एज डेल्टा टीबी। ठीक है सर, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारे पास सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है सर, अब हम स्टार्ट करते हैं सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ से। ठीक है सर, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है? देखिए बेटा, जिस तरीके से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपके लिक्विड को वेपर फेज में जाने से रोक रहा था, उसी तरीके से जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो आपके लिक्विड को सॉलिड स्टेट में जाने से भी रोकता है। कैसे? जो लिक्विड होता है, लिक्विड पार्टिकल्स सॉलिड फॉर्म में जाने के लिए उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी मतलब वो ज्यादा पास आएगी। लेकिन अगर उन्हीं के बीच में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होएगा तो वो ना दोनों मॉलिक्यूल्स को पास आने नहीं देगा, जिसकी वजह से एक जिस टेम्परेचर पे आपके लिक्विड को फ्रीज होना चाहिए था, प्योर लिक्विड को, अब वो उस टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं होएगा और हमें फ्रीजिंग पॉइंट को और नीचे लेके जाना पड़ेगा। बिकॉज हमें फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे वो उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, सो होता क्या है कि आपके पास, इसको हम सीधा ग्राफ से समझते हैं कि अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं बिटवीन द प्रेशर, तो अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जब मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, सो आपके पास क्या होता है बेटा, जैसे इस कर्व में हर एक पॉइंट पे लिक्विड, आपका लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट पे है हर एक पॉइंट पे। सिमिलरली अब क्या होता है, आपका जो लिक्विड है वो पहले तो, ठीक है, तो ये आपके पास लिक्विड सॉल्वेंट है। ठीक है सर, और लिक्विड सॉल्वेंट जब कन्वर्ट होता है, ये लिक्विड सॉल्वेंट है, और यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट है वो है सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे आपकी फिजिकल स्टेट क्या आ रही है, चेंज हो रही है सॉलिड से सॉल्वेंट। और इस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों ये कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट, TF नॉट। सो आपके पास क्या है बेटा, TF नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड या सॉल्वेंट। ठीक है सर, प्योर लिक्विड जो कि हमारे लिए वर्क कर रहा है सॉल्वेंट। ठीक, अब आपने उसमें प्योर सॉल्वेंट में ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ना लिक्विड को वेपर फेज में जाने देगा, ना लिक्विड को सॉलिड फेज में जाने देगा। लेकिन हमें तो सॉलिड बना के रहना है भाई, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। तो और ज्यादा, और एट द एंड फ्रीज कौन होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही। तो हमें इस कर्व को जब दोबारा से टच करेंगे सॉल्वेंट पार्टिकल्स, अब जो फ्रीज हो गए वो लो टेम्परेचर पे हो गए, क्योंकि जो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास आने नहीं देगा।
अब और लिक्विड मॉलिक्यूल्स पास नहीं आएंगे तो वो फ्रीज नहीं होंगे, वो सॉलिड स्टेट में नहीं जाएंगे। इसलिए मुझे जो एक प्योर सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर था फ्रीजिंग टेम्परेचर, उससे कम टेम्परेचर पर मेरे को अपने लिक्विड सॉल्यूशन को लेके आना पड़ेगा। जिस पॉइंट पे आपका अब लिक्विड सॉल्यूशन फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा वो टेम्परेचर आ जाएगा TF। और अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये फ्रीजिंग पॉइंट आया है आपके सॉल्यूशन का, ये थोड़ा कम आया है देन द प्योर सॉल्वेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TF से। ठीक है बेटा। सो यहाँ पर TF नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट, TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और जो इनके बीच का डिफरेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TF से। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, TF नॉट माइनस TF, एंड दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं सर इसको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और like elevation in boiling point, depression in freezing point is also directly proportional to the molality of the solution। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आएगा, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कांस्टेंट आ रहा था KB, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा KF। ठीक है बेटा, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हाँ जी बेटा। सो अब हम रिज्यूम करते हैं इसको, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। सो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा TF दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। सो यूनिट को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो डेल्टा TF की यूनिट आती है, ठीक, सो द यूनिट ऑफ डेल्टा TF, तो डेल्टा TF की यूनिट आपके पास आ जाती है सर केल्विन भी आ सकती है, डिग्री सेल्सियस भी, बट ऐसा ही तो केल्विन है। मोलैलिटी की यूनिट आ जाएगी किलोग्राम, सॉरी मोल पर केजी। सो मोलैलिटी की यूनिट आती है मोल पर केजी या मोलर। ठीक है सर, तो ऐसे में KF की जो यूनिट आ जाएगी आपके पास, तो कैसे निकालोगे, डेल्टा TF बाय KF, और डेल्टा TF की यूनिट अगर केल्विन, इधर आ गया मोल पर केजी, और यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा KF इज इक्वल टू केल्विन केजी पर मोल। तो ये आपके पास यूनिट आती है KF की। ठीक है बेटा। सो यहाँ पर आपके पास आती है KF की यूनिट। ठीक है, और इसी तरीके से KF को हम बोलते हैं, KF को हम क्या कहते हैं सर, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है बेटा, और इसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as depression in freezing point, it is defined as depression in freezing point, it is defined as depression in freezing point for of 1 molar solution containing non-volatile solute, containing non-volatile solute। ठीक है सर, तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो उसका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होएगा, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट रिलेटिव टू द सॉल्वेंट, इट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर आपका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन में जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ KF, और KF को हम क्या बोलते हैं सर, मोलर एलिवेशन, सॉरी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट,
और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। के एफ लाइक के बी, के एफ डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। तो के एफ की भी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। ठीक है, और आप यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, मोलैलिटी को लिख सकते हो गिवन मास ऑफ द सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बताइए बेटा आपके पास, वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सो ये आपके पास एक्सप्रेशन आता है। सो अभी तक हमने 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कर ली है, दैट इज डिप्रेशन, relative lowering in vapor pressure, then elevation in boiling point, and third is depression in freezing point। इसको नोट कीजिए बेटा, फिर कंटिन्यू करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। हाँ जी बेटा, तो आपने आई होप लिख लिया होगा प्रॉपर। ठीक है, मैं तो रब कर दिया। चलो कोई ना, अब नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है सर? ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म को डिस्कस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है सर? ऑस्मोसिस एक फिनोमिना होता है जिसमें थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्लो होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन। ध्यान से सुनना, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, सो ऑस्मोसिस, ठीक है, इट इज अ फिनोमिना in which flow of solvent particles takes place across semi-permeable membrane from their high concentration to their low concentration। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जब आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस, है ना? दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। फॉर एग्जांपल, ये आपने एक वेसल बनाया और इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में एसपीएम लिखते हैं। और जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ये नेचुरल भी हो सकती है और ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है। ठीक है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये नेचुरल हो सकती है तो इसमें एनिमल मेम्ब्रेन या प्लांट मेम्ब्रेन का आप यूज कर सकते हो। नेचुरल मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल्स की भी हो सकती है और प्लांट सेल की भी होती है। ठीक है सर, और ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन जनरली आपकी सिलिकेट्स की होती है, सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, मैग्नीशियम, निकल एक्सेट्रा। क्लियर है बेटा? अब आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक साइड पे सॉल्वेंट रखा, ठीक है सर, एक साइड पे आपने सॉल्वेंट को प्लेस किया और दूसरी साइड पे आपने सॉल्यूशन को प्लेस किया। तो एक साइड पे सॉल्वेंट को प्लेस किया, एक साइड पे आपने सॉल्यूशन को प्लेस किया।
ठीक है, तो एक साइड पे सॉल्वेंट, एक साइड पे सॉल्यूशन। अब आपका फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहाँ से होगा, लेफ्ट टू राइट होएगा या राइट टू लेफ्ट होएगा, ठीक है। सो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सॉल्वेंट की ज्यादा अमाउंट वहीं पे होगी जहाँ पे खुद सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन में तो फिर भी थोड़ा बहुत क्या होएगा, सॉल्यूट होएगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होगा अक्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन, और ये जो फिनोमिना होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज, इस फिनोमिना को आप क्या बोलोगे सर, ऑस्मोसिस। अरे यार लगता है ग्रीन पेन का ऑस्मोसिस नहीं हुआ अभी तक, तो दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है सर। अब आपका क्वेश्चन आता है सर क्या हम दोनों साइड पे सॉल्यूशन हो तब भी ऑस्मोसिस हो सकता है, सर बिल्कुल हो सकता है कि सर अब आपने दो साइड पे सॉल्यूशन रख दिए, ठीक है, सेपरेट करना है, लेकिन किससे सेपरेट करना है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM, ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है सर। और आपने अब इसकी एक साइड पे सॉल्यूशन रखा विद कंसंट्रेशन C1, ठीक है, तो एक साइड पे आपने यहाँ पे सॉल्यूशन रखा, दिस इज सॉल्यूशन 1, और इस सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन है C1। दूसरी साइड पे आपने रखा सॉल्यूशन 2, ये सॉल्यूशन 1, और यहाँ पर आपने क्या रखा बेटा, सॉल्यूशन 2, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन है C2, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व करते हो, और आपने क्या प्लेस किया है कि जो C1 कंसंट्रेशन है वो C2 से ज्यादा है। अब ऑस्मोसिस कौन से डायरेक्शन में होगी, तो सर अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो क्या डेफिनेशन है, इट इज अ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल्स की हाई कंसंट्रेशन जहां पे होगी उस डायरेक्शन से, जहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स की लो कंसंट्रेशन होगी उस डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन। और जब भी किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होती है तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है। हमेशा याद रखना बेटा, जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होगी तो सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम। तो यहाँ जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा है, तो जो ऑस्मोसिस होएगा वो C2 से C1 की तरफ होएगा, ठीक है सर। तो जो ऑस्मोसिस है वो C2 से C1 की तरफ होगा, ठीक है। सो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही होता है किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम देयर हाई, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का क्या होना चाहिए सर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। और आप ऐसा भी बोल सकते हो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है सर। सो यहाँ पे आप पॉइंट ये भी लिख सकते हो, है ना, कई बार स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू, कहां जा रहा है भाई, टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाई कंसंट, और ये मैं पूरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे बेस बोल रहा हूँ, खाली सॉल्वेंट पे नहीं, टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कोई डाउट बेटा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो। अच्छा, ऑस्मोसिस के ऊपर ही हमारे पास एक बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, दो पॉइंट है, आपने बताना है क्या होगा, स्वेलिंग होगी या श्रिंक होगा, ठीक है। तो आप ने एक जैसे एक एग्जांपल है, मेरे को प्रॉपर स्टेटमेंट याद नहीं जिसमें आपको बता रहा हूँ, ब्लड सेल है, ठीक है, तो ब्लड सेल में आपके पास 0. ब्लड सेल इज 0.9%, ठीक है, लेट सपोज वेट बाय वॉल्यूम NaCl, इसमें जो इसकी ब्लड सेल है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ऐसे मैंने डिफाइन की है, इट कंटेन्स 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl लेट, ठीक है। अब इसको मैंने दो कंटेनर में पुट कर दिया, ब्लड सेल है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl।
अब मैंने इसको दो कंटेनर में पुट किया, ठीक है, वो होता है ना, एक साइड पे हमने ब्रांडेड वो लगाया सामान, दूसरे पे हमने नॉर्मल पानी से धोया। चलिए, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दो सॉल्यूशन लिए और दोनों सॉल्यूशन में मैंने इस ब्लड सेल को प्लेस किया। एक सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वो है 1.2% वेट बाय वॉल्यूम NaCl और दूसरे में आपके पास है 0.6% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। ये सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन है और दोनों में ही मैंने ब्लड सेल को प्लेस कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन है किस केस में जो ब्लड सेल है वो श्रिंक कर जाएगा और किस केस में ब्लड सेल बर्स्ट आउट या बोल दो स्वेल कर जाएगा, ठीक है। सो रिलेटिव कंसंट्रेशन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा NaCl की 0. जो ब्लड सेल में NaCl की कंसंट्रेशन है वो है 0.9%, ठीक है, और यहाँ पर इस सॉल्यूशन में है 1.2%। और मैंने क्या बताया, ऑस्मोसिस हमेशा कहाँ होता है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेकर हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है सर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपका NaCl का जो कंसंट्रेशन है इट कंसिस्ट ऑफ 0.9 NaCl, है ना, 9 ग्राम, और इधर 1.2 ग्राम। तो बाहर वाला सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो इधर फ्लो ऑफ वाटर, ब्लड सेल में से वाटर का फ्लो आउटसाइड हो जाएगा, मतलब इस सॉल्यूशन में हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास श्रिंक हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे कंसंट्रेशन रिलेटिव टू द ब्लड सेल वो क्या है सर, कम है। तो इसलिए अब जो फ्लो होगा, ऑस्मोसिस होएगा, वो लो कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेटेड। तो ये लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो ब्लड सेल में अब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स होगा। तो यहाँ पर यहाँ जो ब्लड सेल हो जाएगा वो आपका स्वेल कर जाएगा। तो दोबारा से देखिए बेटा, ऑस्मोसिस हमेशा होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। So flow of solvent particles takes place from low concentrated solution to high concentrated solution. इसी के बेस पे एक एग्जांपल लिया, एक ब्लड सेल है जिसमें 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl है, ठीक है सर। अब इसको दो सॉल्यूशन में रखा, एक में 1.2% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन है, दूसरे में 0.6% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन है। अब जहां पर अब फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में देखो, जो परसेंटेज है, जो कंसंट्रेशन है NaCl की वो ज्यादा है रिलेटिव टू ब्लड सेल। तो मतलब ऑस्मोसिस या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स होएगा ब्लड सेल से टू द सॉल्यूशन, क्योंकि 1.2 ज्यादा होता है सर 0.9 के कंपैरिजन में। ऐसे में जो आपका ब्लड सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। वहीं पर जो सेकंड सॉल्यूशन देखो, इसमें सेकंड सॉल्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो सेकंड सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है NaCl की वो सॉल्यूशन की कम है रिलेटिव टू ब्लड सेल के। तो ऐसे में फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ब्लड सेल में हो जाएगा और ये क्या कर जाएगा सर, स्वेल कर जाएगा। क्लियर है। सो हमेशा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स होता है लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आता है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, जेईई में भी पूछ सकते हैं। काइंडली इसको नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा, तो अभी हमने ऑस्मोसिस को डिस्कस किया, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है। तो अब प्रॉपर हम डिस्कस करते हैं सर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो अगेन आपने दो यहाँ पे कंटेनर, एक ही लिया, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हमने अगेन क्या प्लेस कर दिया, आपका SPM मतलब सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सो यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन,
ठीक है। और अगेन एक साइड पे हमने क्या रखा सर, सॉल्वेंट, और दूसरे साइड पे हमने क्या लिखा, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है। सो हमारे पास ये है सॉल्वेंट और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने प्लेस कर दिया लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, ये है सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है C, और जो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये टेम्परेचर T पे हो रहा है। ठीक है बेटा। अब देखिए क्या है, ऑस्मोसिस तो होगा कि सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होगा फ्रॉम सॉल्वेंट टू किधर, सॉल्यूशन की तरफ। अब मैं चाहता हूं, मैं इस ऑस्मोसिस को स्टॉप करना चाहता हूं, तो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक ऊपर से यहाँ पे इस कंटेनर को ऐसे क्लोज कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ से ऊपर से एक प्रेशर लगाऊंगा P। ठीक है सर, लेट मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया P, ताकि अब वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे तो ये वॉल्यूम बढ़ेगी सॉल्यूशन की, तो ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ जाएगा ये, बट मैं प्रेशर लगा रहा हूँ पिस्टन के ऊपर ताकि अब जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो और एंटर ना कर सके सॉल्यूशन में। सो जब मैंने प्रेशर P लगाया तो धीरे धीरे सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो फ्लो है वो स्टॉप होने लग गया और वो बाउंड्री पे जस्ट स्टॉप हो गया। सो मैंने ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए एक ऑस्मोसिस की डायरेक्शन के अपोजिट में एक प्रेशर लगाया, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। So osmotic pressure is the pressure which is applied in the opposite direction of osmosis to just stop the process of osmosis or to just stop the flow of solvent particles। ठीक है सर, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, उस प्रेशर को क्या बोलते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, is defined as the pressure applied in the opposite direction of, applied in the opposite direction, the opposite direction of osmosis to just stop the process, to just stop the process। ठीक है सर, तो प्रोसेस को जस्ट स्टॉप करने के लिए जो आप ऑस्मोसिस के अपोजिट डायरेक्शन में जो प्रेशर लगाओगे उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सर ऑस्मोटिक प्रेशर कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, देखो सर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल्स उतना कम, जितना सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम उतना सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होगा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में। सो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन the concentration of solution, directly proportional to concentration of solution। जितना सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसमें ऑस्मोसिस उतना ज्यादा होगा, उसको स्टॉप करने के लिए उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, जितना हाई टेम्परेचर होगा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा उन्हें स्टॉप करने में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर at which reaction or experiment at which experiment takes place। So pi is directly proportional to concentration into temperature, and pi directly proportional के साइन को हटाओगे C S T आएगा, और जो ये S होता है इसकी वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू R के बराबर ही होती है। R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो पाई को आप लिख सकते हो पाई इज इक्वल टू CRT। तो C का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, T का मतलब क्या है, टेम्परेचर। ठीक है सर, तो C आ गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, T क्या आ गया, टेम्परेचर। सो T इज टेम्परेचर, C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और ये कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी की टर्म्स में लेते हैं, दैट इज मोल पर लीटर। टेम्परेचर की यूनिट आएगी केल्विन। ठीक है सर, और R की जो यूनिट हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं आइदर 0.082 लीटर ATM
पर मोल पर केल्विन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में है, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बार में है तो वैल्यू यूज करोगे 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ठीक है बेटा, और यहीं से आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है। और पाई की वैल्यू, ठीक है, अगर पाई किसमें है, एटीएम में है, और ये वाली वैल्यू अगर ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें है, बार में है। ठीक है सर, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमारे पास पाई इज इक्वल टू क्या आता है, सीआरटी, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोल पर लीटर की टर्म्स में। सो पाई इज इक्वल टू मोलैरिटी की टर्म्स में लिखोगे गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, इनटू आर इनटू टी। सो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर यू। अच्छा बेटा, एक पॉइंट हमेशा याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसमें जो वैल्यूज में वेरिएशन आते हैं ये बहुत कम मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर में जो सिग्निफिकेंट चेंज आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम जब भी मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं, बिकॉज एक तो इसमें जो रीडिंग आती है वो स्मॉल अमाउंट में ही सिग्निफिकेंट रीडिंग आती है, पहला। दूसरा, अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले मेथड से मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे पॉलीमेरिक चेंज क्या करेगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। सो दिस मेथड इज आल्सो कंसिडर्ड एज गुड मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ good method for calculation of molar mass of polymers। तो मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा मेथड है, बिकॉज इसमें जो आपकी चेन्स होती है पॉलीमेरिक चेन वो डिस्टर्ब नहीं होती है। सो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, काइंडली नोट इट डाउन। फिर हम करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। So now we start with types of solutions. Now we start with beta types of solutions. Types of solutions on the basis of osmotic pressure. On the basis of osmotic pressure. तो osmotic pressure के basis पे कितने types के solution होते हैं? Types of solutions on the basis of ऑस्मोटिक प्रेशर। सो पहला हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, सर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसो मतलब कांस्टेंट, टोनिक मतलब ऑस्मोटिक। सो सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशंस हैविंग equal value of osmotic pressure। ठीक है, सॉल्यूशन जिनकी इक्वल वैल्यू है ऑस्मोटिक प्रेशर की, है ना, तो हम उसमें लिख सकते हैं पाई 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, पाई 2। और पाई 1 मतलब आर तो कांस्टेंट रहेगा, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर ही चेंज होएगा, C1 R1 इज इक्वल टू C2 RT2। R कैंसिल हो जाएगा तो C1 इंटू T1 इज इक्वल टू C2 इंटू क्या आ जाएगा, T2। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप बोल सकते हो सर C1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, C2। ठीक है, सो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मतलब ज्यादा वैल्यू किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। सॉल्यूशंस हैविंग रिलेटिवली greater value of the value of osmotic pressure, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब भी आप किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल को प्लेस करोगे जिसमें रिलेटिवली अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा या वो तो कंसंट्रेशन जिसकी कम है, तो वो हमेशा क्या करेगा, श्रिंक ही करेगा। वहीं पर हमारे पास आता है नेक्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बेटा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो सॉल्यूशन हैविंग relatively lesser value of osmotic pressure, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। और ऐसा भी बोल सकते हो, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज्यादा है तो कहने का मतलब उनकी उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, और ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो मतलब कंसंट्रेशन जिसके रिलेटिवली कम होगी। क्लियर है सर? तो कोई भी सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सो हियर कंप्लीट्स आवर फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज कौन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसी के साथ हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट की, सभी के हमने फॉर्मूलाज देखे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एब्नॉर्मल मोलर मास।